हमने शुरू किया गुप्ता एज। Who was the founder of the Gupta Empire? Sri Gupta. Succeeded by? किसने बोला? घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त वन मैं लिखूंगी वहाँ पे, वन मैं लिखूंगी। हाँ, उसके बाद समुद्रगुप्त एंड देन चंद्रगुप्त टू कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। लिखा है तुमने कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त लिखा? तो क्या लिखा है? थोड़ा थोड़ा ही है। ठीक है, ठीक है। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द गुप्ता एम्पायर जो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, तो श्री गुप्त वॉज द फाउंडर एंड द लास्ट मेजर रूलर वॉज स्कंदगुप्त। तो गुप्ता एम्पायर अल्टीमेटली एंडेड बिकॉज ऑफ द, एक तो पहला रीजन continuous attacks by the Hunas. Hunas were a tribal who invaded India from Central Asia and during the Gupta Empire. So continuously attacks हो रहे थे. However, they were defeated by Kumargupta, they were defeated by Skandgupta. But the continuous attacks led to the financial drain. ठीक है, फाइनेंशियल ड्रेन होगा तो एम्पायर ऑटोमेटिकली वीक होने लगेगा। सेकेंड रीज़न इज़ कि गुप्ता एम्पायर, जैसे अभी मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम करवाऊंगी, जिसे पहले क्या होता था, एम्पायर में ऑफिसर्स होते थे, करेक्ट? जैसे हमने मौर्यन एम्पायर में देखा इकोनॉमिक ऑफिसर्स थे, तो गुप्ता एम्पायर में इतना रिच ब्यूरोक्रेसी नहीं था, वहाँ पे सिस्टम था ऑफ feudatories. So ultimately these feudatories rose again against the Gupta Empire and declared themselves as independent. और क्या रीज़न होगा? डिप्लीशन ऑफ गोल्ड, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू हैं, पर अल्टीमेटली विद द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ड्रेन इट ऑल्सो डिप्लीटेड। और एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने गोल्ड में मिलावट कर करके भी सिक्के बनाए हैं और सिक्के बेचे हैं, गोल्ड को मेल्ट करके बेचा है अपने इकोनॉमिक या फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हाउएवर गुप्ता एम्पायर को हम क्या बोलते हैं? गुप्ता एज को गोल्डन एज। हम गुप्ता एज को गोल्डन एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस एज के दौरान कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में, जिसलिए इस एज को गोल्डन एज भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? किंग। तो किंग ने इस टाइम पे टाइटल्स अपनाए, परमेश्वरा, महाधिराजा, महाराजा धीराजा, कल करवाया था, द किंग ऑफ द किंग, सबसे ऊपर वाला किंग महाराजा धीराजा, और एक और उन्होंने अपनाया परम भद्रा का, सबसे
बड़ा किंग, ठीक है। दिस वर सम टाइटल्स एडॉप्टेड बाय द किंग्स ऑफ द गुप्ता एज। सेकेंडली यहाँ पे किंग क्या होगा, हेरिडिटरी। पर यहाँ पे फर्क ये था कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ था प्राइमोजेनिचर। एब्सेंस ऑफ, क्या मतलब हुआ इस बात का, तो यहाँ पे इट वॉज नॉट नेसेसरी कि एल्डेस्ट सन ही किंग बनता था पैट्रियार्की, था हेरिडिटरी, पर इट वॉज नॉट नेसेसरी कि एल्डेस्ट सन ही बने, क्योंकि प्राइमोजेनिचर जैसी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा फर्मली फॉलो नहीं की जाती। डिफरेंस समझ आ गया ये वाला, और ये चीज़ पहले किसी भी किंगडम में नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंड, गुप्तास वर ऑफ वैश्य ओरिजिन। वो वैश्य ओरिजिन के थे और उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे थे। अब उनको अपना सोसाइटी में इम्पोर्टेंस बढ़ानी थी, स्टेटस भी इम्प्रूव करना था, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना शुरू कर दिए। लैंड ग्रांट्स, काउस, एक्सट्रीम नंबर ऑफ गिफ्ट्स वर ग्रांटेड टू ब्राह्मण। कभी कभी पूरे विलेजेस, टैक्स फ्री विलेजेस ब्राह्मण्स को वो गिफ्ट में दे देते थे। अब कोई तुम्हें इतना कुछ देते, तुम उसकी अच्छाई करोगे, तो उसके बदले में ब्राह्मण उनको, किंग को गॉड के साथ कंपेयर करने लगे या गॉड की तरह प्रेस करने लगे। एंड ब्राह्मण स्टार्टेड लुकिंग अपॉन द किंग्स एज द विष्णु, कि भाई जैसे विष्णु भगवान पूरे वर्ल्ड को प्रिजर्व कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से जो हमारे किंग हैं वो हमें, हमारी अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो ब्राह्मण्स वर गिवन गिफ्ट्स एंड इन रिटर्न दे सब्जेक्टेड डिवाइन एट्रीब्यूट्स और डिवाइन इंपॉर्टेंस टू द किंग। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट आएगी हमारी आर्मी। इतनी कुछ वास्ट आर्मी नहीं थी, नॉर्मल स्टैंडिंग आर्मी थी। एंड समटाइम्स ड्यूरिंग दी टाइम्स ऑफ वॉर और इमरजेंसीज जो फ्यूडेटरीज होते थे वो किंग को, फ्यूडेटरीज का मतलब है जैसे वो डेक्कन में उन्होंने रूल किया, डेक्कन में जो रूलर था उसको उसने अपने अंडर कर लिया, रूल वही कर रहा है पर किसके नाम पे, गुप्ता एम्पायर के नाम पे। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो ये फ्यूडेटरीज उनको आर्मी रिसोर्सेज यानी कि सोल्जर्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। हाँ, यहाँ पे एक नई चीज़ आई जो इम्प्रूव होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज हॉर्स आर्करी। क्या होता है? हाँ, तीरबाजी, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि हॉर्स गुप्तास वर predominantly excellent horsemen, so they exercised excellent horse archery as well, ठीक है। पहले हमने सुना है कि कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, पर यहाँ पे हॉर्स आर्करी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की एंड दे बिकेम एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। उसके बाद पहले जो टैक्सेस होते थे वो ज़्यादा कहाँ से आ रहे थे, ट्रेड से। यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा आ रहे हैं लैंड से, लैंड टैक्सेस बढ़ गए और जो ट्रेड और कमर्स के टैक्सेस थे वो कम हो गए, बिकॉज लैंड ग्रांट्स भी हो रही थी, लैंड बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने फ्यूडेटरी रखा है, जैसे ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स रखे थे, ज़मींदार से टैक्स ले रहे थे, वो ज़मींदार विलेज से कलेक्ट कर रहा था, वैसे अगर इन्होंने भी फ्यूडेटरी रखा है तो वो उससे क्या लेंगे, लैंड टैक्स। तो लैंड टैक्स इंक्रीज्ड इन दी नंबर एंड सेकेंडली 1/4 से लेके 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन एज टैक्स बाय द किंग। ये कॉन्स्टेंट रहा, पहले 1/4 था, अब 1/4 से 1/6 बन गया। यहाँ पे एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, सेना भक्ता। अब होता क्या था, आर्मी है वो सिटीज़ में रहेंगी, सिटीज़ में उनको सब मिल रहा है, आर्मी जाएंगी कंट्री साइड्स में या डिफरेंट एरियाज़ में, तो उनको खाना चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए,
तो इट वॉज मैंडेटरी कि जहाँ जहाँ से आर्मी गुजर रही है वहाँ वहाँ के लोग आर्मी को फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, एंड दिस टैक्स इज नोन एज सेना भक्ता, कि भाई आप भक्ति के नाम पे उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करो वेन एवर दे क्रॉस योर एरिया। क्लियर है? यहाँ पे फर्नीचर हो गया, एनिमल्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आर्मी को प्रोवाइड की जाती थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स नोन एज सेना भक्ता। सेकेंड, यहाँ पे एक और नई चीज़ आई, विष्टि, फोर्स्ड लेबर। इससे पहले भी लेबर थे, एग्रीकल्चरल लेबरर थे, पर फोर्स्ड लेबर कभी नहीं था। बट गुप्ता एम्पायर में फोर्स्ड लेबर का भी इंट्रोडक्शन हुआ, मोस्टली इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, एंड दीज फोर्स्ड लेबर वर एम्प्लॉयड फॉर दी रॉयल ऑफिशियल्स एंड दी सोल्जर्स। ठीक है, तो ज़बरदस्ती लोगों को आज के, उसके बाद भी तो कितना ज़्यादा फोर्स्ड लेबर बढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री देख लोगे, मिडिवल देख लोगे, फोर्स्ड लेबर और फोर्स्ड स्लेव्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा थे। और आज के टाइम पे भी जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये जो बेगर वाले रैकेट्स होते हैं, वो क्या होता है? दैट इज़ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, एंड फोर्स्ड लेबर वॉज टर्म्ड एज विष्टि अंडर द गुप्ता एम्पायर। यहाँ तक क्लियर हुआ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हम चलेंगे जुडिशियल सिस्टम पे। अब यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम की क्या हुई? डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, प्रीस्ट वगैरह देख लेते थे, सुन लेते थे, विलेजेस में पंचायत वगैरह सुन लेते थी। अब यहाँ पे पहली बार तो बहुत सारी लॉ बुक्स कंपाइल की गई, बहुत सारी लॉ बुक्स बनाई गई। पहली डेवलपमेंट ये हुई, लॉ बुक्स होंगी तो आप किसी को, अगर आपके पास इंडियन पीनल कोड नहीं हो या ऐसी चीज़ें नहीं हो, तो आप किसी को सज़ा नहीं सुना सकते। तो यहाँ पे भी सेम है, पहले बनी लॉ बुक्स। उसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस वर बाइफर्केटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले किसी भी पीरियड में या किसी भी किंगडम के अंडर ऐसा नहीं किया गया। दे वर क्लियरली क्रिमिनल केसेस अलग होते हैं, सिविल केसेस अलग होते हैं, लॉयर्स भी दोनों के अलग होते हैं आज भी, करेक्ट। तो उस टाइम पे क्रिमिनल और सिविल केसेस को क्लियरली डिफाइन किया गया, कौन कौन से केसेस क्रिमिनल के अंडर आएंगे, कौन कौन से केसेस सिविल के अंदर आएंगे, और उनको अलग अलग तरीके से डील करना उन्होंने शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट और बर्गलरी किसके अंदर आएगी? क्रिमिनल, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स सिविल। ठीक है, तो इस तरीके से केसेस को डिवाइड किया गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम डेवलप हुआ था बिकॉज क्रिमिनल एंड सिविल केसेस वर डिमार्केटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बनाए गए। जैसे आज के टाइम पे भी इनहेरिटेंस लॉ है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उस टाइम पे भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाएगी कि किस तरीके से प्रॉपर्टी या कोई ऑक्यूपेशन या कोई बिजनेस इनहेरिट या सक्सेस किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ पे एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई, दैट डिफरेंट वर्नास वर डेल्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लॉज। डिफरेंट लॉ हमने एक जगह पहले भी पढ़ा था ना, प्योरर वर्ना लेसर दी पनिशमेंट एंड लोअर दी वर्ना टफर दी पनिशमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्राह्मण है और एक शूद्रा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो दोनों कुछ चोरी करते हैं तो शूद्रा को बहुत कड़ी सज़ा दी जाती थी, पर ब्राह्मण को नहीं दी जाती थी। जैसे इस टाइम पे एक स्मृति बनी थी, मनु स्मृति। ठीक है, उसमें बहुत डिफरेंट और बहुत क्रूअल पनिशमेंट्स बताई गई हैं शूद्रास के लिए। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट जुडिशियल सिस्टम में? उसके बाद गिल्ड्स पहले से बन रहे थे,
गिल्ड्स मतलब जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पे पहले गिल्ड्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी स्पेसिफिक ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और आर्टिसन, जैसे कारपेंटर्स का गिल्ड होगा, सुनहरों का गिल्ड होगा, उस तरीके से। तो अब यहाँ पे गिल्ड्स भी बन रहे थे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ये हुई गिल्ड्स में कि गिल्ड्स के अपने लॉज थे। मतलब अगर मेरा गिल्ड है कारपेंटर का, तो मेरे मेंबर्स को जो भी होगा वो कौन डिसाइड करेगा, मैं उसके बारे में बात करूँगी, वो मेरे पास कंप्लेन लेने आएंगे, करेक्ट। अब जैसे अभी मार्केट पिछले हफ्ते बंद हुए या इस हफ्ते भी बंद होने हैं, तो वो कौन डिसाइड करती है, यूनियन। जैसे ज्वेलर्स वाली मार्केट बंद हुई तो उनका अपना अपना नोटिफिकेशन होता है, ज्वेलर्स का यूनियन का नोटिफिकेशन आएगा, नरवाल में मंडी बंद होगी तो उसका अलग आएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे भी हर गिल्ड के अपने लॉज थे। और बहुत सारी सील्स हमें मिली है, एक वैशाली से और एक इलाहाबाद से, जिससे हमें पता चला है कि गिल्ड्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो इतनी ज़्यादा एलैबोरेट ब्यूरोक्रेसी नहीं थी गुप्तास के टाइम पे। कुछ ऑफिसर्स थे जिनको बोला जाता था कुमार मत्यास, ठीक है। इनको मतलब जैसे प्रोविंसेस में ऑफिसर्स बिठा दिए एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, इनको अपॉइंट किया जाता था और इनको कैश में ही इनकी सैलरीज दी जाती थी। पॉसिबली अब वो कितनी होती थी इतना आइडिया हमें इनके एविडेंस से नहीं मिला है। पर यहाँ पे डिफरेंस, पहले ऑफिसर्स कौन सी क्लास के होते थे, या तो क्षत्रिय या तो ब्राह्मण। यहाँ पे रिक्रूटमेंट वर्ण बेस्ड नहीं थी, रिक्रूटमेंट सिर्फ 2 हायर वंस को एलोकेट नहीं की जा रही थी। अब ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि गुप्तास खुद भी तो वैश्य ओरिजिन के थे ना। तो अगर वो खुद वैश्य ओरिजिन के थे और वो वैश्यास के साथ ही भेदभाव करते तो वो उनका किंगडम कैसे बनता, है ना। अगर कोई फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम पे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, अगर आप बाहर चले जाओ तो कोई डिक्टेटर आ जाएगा, तो वो जिस धर्म का होगा या जिस जाति का होगा वो कोशिश करेगा ना उस जाति को प्रमोट करने के लिए, करेक्ट। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द हायर वंस, ठीक है। अब हम आएंगे इनके सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग द किंगडम। इनका सिस्टम सबसे पहले प्रोविंसेस डिविजन्स में डिवाइडेड था। हमारे में क्या होता है, डिवीजन, है ना। पहले आती है डिवीजन, फिर आती है डिस्ट्रिक्ट, फिर आते हैं विलेज या अर्बन सिटीज। ऐसे ही होता है। जम्मू डिवीजन है, जम्मू डिवीजन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जम्मू एक खुद डिस्ट्रिक्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो डिविजन्स थी उनको बोलते थे भुक्तीज। So Gupta Empire was firstly divided into divisions known as भुक्ति, और हर भुक्ति का एक अपना इंचार्ज होता था उपारिका। डिविजनल कमिश्नर, डिवीजन में क्या होता है, डिविजनल कमिश्नर, उपारिका, भुक्ति। रिलेट कर पा रहे हो? एंड फर्दर भुक्तीज वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको बोलते थे विषायास, ठीक है। एंड उनको बोला जाता था विषाया, इनके हेड को बोला जाता था विषायापति। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आज भी यही है। प्रोविंसेस में एक अपना डिविजनल कमिश्नर होता है, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है। फर्दर सर्टन विषायास, नॉट एवरीवेयर। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि गुप्ता एम्पायर ईस्टर्न इंडिया तक पहुंच चुका था, तो फर्दर दीज वर डिवाइडेड इनटू विट्ठीज, हाँ विट्ठीज, ठीक है। विषायास वर डिवाइडेड इनटू विट्ठीज एंड विट्ठीज वर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, क्लियर। एंड हर विट्ठी का इंचार्ज कौन होगा, विट्ठी पति। समझ आया? या रिलेट करोगे तो जल्दी लर्न होगा। भुक्ति यानी कि डिवीजन, उपारिका यानी कि डिवीजन कमिश्नर, विषाया यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड विषायापति यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आज भी सेम है। अगर कोई तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोले तो तुम एडमिनिस्ट्रेशन में कंपेयर कर सकते हो ये चीज़ कि भाई आज भी हमारे यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे या डिवाइडेड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स और बड़ी है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब
हम आएंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय द विलेज हेडमैन और इसकी मदद करते थे कुछ एल्डर्स, जैसे आज के टाइम पे होती है पंचायत, है ना। पंचायत की मदद कौन करता है? हाय, क्या हाल है? मैं आपको मिस कर रही थी। ऐसे एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था आज, तो इसके साथ बैठना, हाँ पीयूषी, इसको अपने साथ बिठाना और देखना ये एक एक चीज़ लिखे और झुमके ना ले, झुमका लेगा तो उसको चूंटी काटना ज़ोर से। मैंने तभी उसको वहाँ बिठाया। सी, मैं सोचती हूँ पंचायत की मदद कौन करता है? पंचायत तो कभी कभी मिलती है ना, रेगुलरली कौन मिलता है? पंचायत का बजट कौन सेट करता है? पंचायत क्या डिस्कस करे, पार्लियामेंट में क्या डिस्कस होता है, कौन सा लॉ पास होता है, वो कौन डिसाइड करेगा? कैबिनेट। सबसे पहले कैबिनेट में डिस्कशन होती है, ठीक है, जो मेजर इश्यूज होते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट में उठानी होती है, पार्लियामेंट्री की ना प्रोसीडिंग्स होती हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस करोगे तब आप देखना। तो पंचायत को कौन असिस्ट करता है? ग्राम सभा नामक चीज़ सुनी है? तो ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम सभा इज अ बॉडी ऑफ द एल्डर्स, ऑल द एल्डर्स प्रेजेंट इन द विलेज, which decides the matters to be discussed in the panchayat, which supervises the working of the panchayat as well as set the annual budget of the panchayat। समझ आया? सोच लो, ये पंचायत कौन है? हेडमैन। अब पंचायत में तो 5-6 मेंबर होते हैं, वहाँ पे कौन था? इसकी भी कौन मदद करेगा? काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ठीक है। ग्राम सभा एल्डर्स का मतलब है एवरीवन हु इज अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत सारे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ग्राम सभा को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो ग्राम सभा एक वो बॉडी है जो रेगुलरली मिलती है और पंचायत की वर्किंग को सुपरवाइज करती है। पंचायत सेक्रेटरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, पंचायत तो गवर्नमेंट बॉडी है ना, वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। सचिव इस पंचायत सेक्रेटरी, जो उनके अकाउंट बुक्स ये उनको असिस्ट करते हैं, दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जिसका पेपर होता है। पता था मुझे इसकी याद भी आई, उसकी शक्ल मैंने भी देखी है, ठीक है। तो पंचायत सेक्रेटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जिसके पेपर होते हैं, अभी हुए भी थे, JKSSB ने लिए भी थे, ठीक है। ग्रेड आई थिंक C या D होता है उनका, कुछ इस तरीके से। नॉन गैजेटेड पोस्ट है वो, पोस्टिंग रूरल एरियाज़ में होती है, तो देने होंगे तो सोच के देना, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझ आया विलेज हेडमैन? अब हम आएंगे अर्बन बॉडीज़ पे। अर्बन बॉडीज़ में कौन इम्पोर्टेंट होंगे? गिल्ड्स। प्रोफेशनल बॉडीज़ थी, बैंकर्स हो गए, इधर प्रॉपर बैंक नहीं थे, मतलब जो किसी को लेन देन कर रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, किसी को फंड प्रोवाइड कर रहा है, बैंकर हो गए, या किसी ने किसी के पास कुछ सेफ रखना है वो हो गया, आर्टिसंस के गिल्ड हो गए। तो अर्बन बॉडीज़ में इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, इनका ज़्यादा कंसिडरेबल शेयर था इन दी गवर्नेंस, क्योंकि इनके अपने गिल्ड थे और हर गिल्ड के अपने लॉस थे और उसी हिसाब से वो अपनी बॉडीज़ को या अपने मेंबर्स को गवर्न करते थे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे गिल्ड्स हमें मिले हैं, बिट्ठा एक जगह है नियर इलाहाबाद, वहाँ और वैशाली में, ठीक है। उसके बाद एक जगह है मंडासोर, इट इज़ इन मलवा रीजन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिल्क वीवर्स का गिल्ड था जिनके अपने लॉज थे और वो अपने तरीके से रूल करते थे। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट गिल्ड एट इंदौर। इंदौर क्या है? इंदौर में अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई? अराउंड 1 लाख वोट्स नोटा के पड़े हैं वहाँ पे।
न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो ना? ये जानना ज़रूरी है कि इससे वोटर पार्टिसिपेशन आपसे अगले साल पेपर देना है तो इलेक्शंस के बारे में तो वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो वो एनालाइज करने के लिए तो बोल सकते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ होगा, करेक्ट? तो न्यूज़ पढ़ा करो। आजकल तो सोशल मीडिया पे आ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कितनी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे आ जाती है। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे हो, ऑनलाइन कर लो हिंदू, या वो डेली एनालिसिस आती है, एक आती है विजन की, राउ IAS की, अनअकैडमी में भी आती है आई थिंक। वो डेली न्यूज़पेपर एनालाइज डालते हैं, डेली 12-1 बजे के आसपास, वो भी देख सकते हो, ठीक है। मंदसौर इन इंदौर, वहाँ पे भी एक अपना ही गिल्ड था, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वगैरह वाली साइड पड़ता है। और यहाँ पे कौन सा फेमस गिल्ड है? ऑयल प्रेसर्स का। तो इन दोनों पॉइंट से आप क्या इंटरप्रेट करोगे कि सिल्क वीविंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट एंड ऑयल प्रेसर वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया? तो अगर आप ये 2 पॉइंट भी लर्न कर लो अच्छे से, तो आप 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने अफेयर्स भी मैनेज करते थे और जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ये आपस में ही देखते थे, ठीक है। हाउएवर ये जो सिस्टम हमने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का किया, ये था सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, इस वाले पोर्शन में था, जो मेजर उनका पोर्शन था, उत्तर प्रदेश बिहार रूल करने वाला। पर बाकी जो जगह थी वहाँ पे कौन थे? फ्यूडेटरीज, ठीक है। जो समुद्रगुप्त, मेजरली जो फ्यूडेटरीज थे वो किसने कॉन्कर किए थे? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अब फ्यूडेटरीज हैं तो वो रिटर्न में अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें एक हक देती हूँ कि भाई ठीक है, हमें गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, करेक्ट? हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी, एंड इनके अंदर भी बड़े डिफरेंट क्लॉजेस हैं, डिटेल्ड है ये सब, ठीक है। तो हमें भी तो रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ फुलफिल करना है, वो हम किस फॉर्म में फुलफिल करते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़। टैक्स तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, चलो ठीक है, ड्यूटी में पढ़ लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी प्लस टैक्सेस, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, किसी के साथ अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस, ये सब कहती है, ठीक है। तो अगर गुप्ता एम्पायर के किंग फ्यूडेटरीज रख रहे हैं, यानी कि वो अपने बिहाफ पे किसी को रूल करने दे रहे हैं, तो वो बदले में कुछ लेंगे, करेक्ट? मैं तुम्हें किसी चीज़ की परमिशन दे रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि कल छुट्टी ले लो, पर मुझे परसों चारों के चारों चैप्टर रिवाइज चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैं कर नहीं रही हूँ। तो इनके भी 3 ऑब्लिगेशंस थे। पहला कि ये कोर्ट आके होमेज पे करेंगे, पर्सनली आके किंग से मिलेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे कोई फेस्टिवल है या कुछ किंग की कोरोनेशन है या कोई ऐसा यज्ञ वगैरह है, तो वो आएंगे और पर्सनली आके किंग से मिलेंगे। जैसे किसी के ऊपर FIR हो पर वो बेल पे हो, उसको जाना पड़ता है ना रोज़ थाने में साइन करने, तो आप भी किंग के पास आओगे। सेकंड, आप उसको ट्रिब्यूट पे करोगे, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब। तीसरा, आप किंग्स को अपनी डॉटर्स प्रेजेंट करोगे फॉर मैरिज, ठीक है। ये मतलब अगर कोई हमारे पास यंग लड़की है तो आप उससे शादी कर लो, क्योंकि मैरिज अलायंस पॉलिटिकल अलायंस के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो ये 3 ऑब्लिगेशंस उनको किंग के सामने रखने पड़ते थे। मैरिज आइदर विद द किंग और हिज सन और हिज ब्रदर इन लॉज, डिफरेंट रिलेशंस होते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। क्लियर हुआ? 3 ऑब्लिगेशन, होमेज, ट्रिब्यूट एंड डॉटर्स, और इन रिटर्न उनको परमिशन मिलती थी रूल करने की। डेवलपमेंट समझ आ रही है ना कि पिछले से क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो किंगडम तो कर लोगे, पर पिछला ये देखना ज़रूरी है कि पिछले से एडवांसमेंट क्या हुई और हम कितना पीछे भी गए। जैसे हम जब सोसाइटी करेंगे हम देखेंगे हम वापस रिजिड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे
एक डेवलपमेंट हुई कंसेशंस टू रिलीजियस पर्सन्स। अब क्या हुआ, प्रीस्ट को, ब्राह्मण्स को स्पेशली, क्योंकि बुद्धिस्ट को उन्होंने इतना पैटर्नेज करना बंद कर दिया था, प्रीस्ट को या ब्राह्मण्स को स्पेशली वो क्या दे देते थे, विलेजेस वर ग्रांटेड फ्री ऑफ टैक्सेस। और ये कब शुरू हुआ था, सातवाहनास के टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या, सातवाहनास ने ये प्रैक्टिस शुरू की थी जिसमें वो बुद्धिस्ट या ब्राह्मण्स को विलेजेस दे देते थे टैक्स फ्री, ठीक है, कि आप इसमें, ये आपका है, आप इससे टैक्स कलेक्ट करो, जो मर्जी करो, हमारा इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो सिमिलरली गुप्ता के किंग्स ने भी ये करना शुरू कर दिया, और ये जो विलेजेस थे ये पूरी तरीके से उस ब्राह्मण प्रीस्ट के या उस बंदे के हो जाते थे जिसको ये दिया जाता था। मतलब कोई भी रॉयल ऑफिसर यहाँ पे इन्वेड नहीं कर सकता, कोई भी रॉयल ऑफिसर यहाँ पे ज़बरदस्ती जाके कुछ मांग नहीं सकता, और इनके पास अथॉरिटी थी इस विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करने की। तो इसमें और ज़मींदारी में से क्या फ़र्क हुआ, ज़मींदार जो थे उनको ब्रिटिश को टैक्स देना पड़ता था, और 1/11 पोर्शन वो ब्रिटिश को देते थे, ठीक है, 1/11 होता था उसमें, ठीक है, मेजरली। और इसमें वो टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रख रहे थे, तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो शूद्रास को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, और बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। तो लैंड ग्रांट्स की वजह से कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन भी हुई, और ट्रेड और कमर्स पे भी फ़र्क पड़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो हायर ऑफिशियल्स थे उनको उन्हीं कॉइन्स में पेमेंट की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा ऑफिसर्स क्यों नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एम्पायर वॉज हैंडल्ड बाय द फ्यूडेटरीज। पहला पॉइंट, फ्यूडेटरीज थे तो उनको ऑफिसर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑनलाइन बहुत सारे ऑफिसर्स मिलेंगे, इतने करने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट, स्टेट ने कभी भी इतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब इस वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, पहली बात, कौन था चाइनीज़ विजिटर जो आया था, फाहिन, वो आया, क्या बोला इसने, फाहिन आया, उसने बोला कि जो मगध है उसमें बड़ी सारी सिटीज़ हैं, और लोग एक तो बुद्धिस्ट वगैरह को बड़ी चैरिटी पे करते हैं, तो वहाँ पे इनकम डिक्लाइन होगी। सेकंड, यहाँ पे एक नया सिग्निफिकेंट फैक्टर आता है कि इवेंचुअली नहीं, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ट्रेड था, इवेंचुअली रोमन एम्पायर बाय द एंड ऑफ 5th to 6th सेंचुरी तक जब हम पहुँचते हैं, तो रोमन एम्पायर के साथ इनका ट्रेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि हम क्या ट्रेड कर रहे थे, सिल्क, रोमन्स ने सिल्क वीविंग सीख ली, ठीक है, सीख ली। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया की डिमांड करना बंद कर दी, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेड को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम चाइनीज़ गुड्स की या चाइनीज़ टॉयज़ की डिमांड ख़त्म कर दें तो ऑब्वियसली चाइना को फ़र्क पड़ेगा, करेक्ट। तो उसी तरीके से रोमन्स ने जब सिल्क वीविंग सीख ली, उस वजह से इंडिया की ट्रेड की डिमांड कम, इंडिया का ट्रेड कम हो गया। सेकंड, किंग्स बहुत ज़्यादा विलेजेस ग्रांट कर देते थे टैक्स फ्री, जिसकी वजह से उनको तो फ़ायदा हो रहा था लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा था फ्री फंड में, है ना, पर किंग की जो ट्रेजरी थी वो खाली हो रही थी। सेकेंडली, इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन क्यों बढ़ी होगी, जोर से बोलो।
पॉपुलेशन क्यों बड़ी होगी इस टाइम पे? मैंने तो बोला ही नहीं प्रोडक्शन बड़ी, इतनी बड़ी नहीं इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोलिफरेशन हुई नहीं है, ज़्यादा प्रोलिफरेशन हुई है आर्ट लिटरेचर इस सब की। क्यों बड़ी होगी? किसको मैं मारूंगी? इसको ज़रूर मैं मार दूंगी आज। यार सोचो, इतनी हिस्ट्री कर ली है। कोरोना से कितना फर्क पड़ गया इंडिया के पॉपुलेशन को? मैं मारूंगी तुमको, और सही से सोचने दो उनको। कहाँ गए ये लोग? ये लोग कहाँ गए? एसिमिलेट हो गए ना इंडियन सोसाइटी में। तो ऑल दी फॉरेनर्स एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी। ऑब्वियसली बाहर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना? क्यों परेशान होगी? पहले से थे, पर इन सबको डिफीट कर दिया ना, ये सब खत्म हो गए, तो पर इनके जो बच्चे कुचे लोग थे वो तो रहेंगे ना, वापस थोड़ी गए थे। सेकंड, पॉपुलेशन बढ़ी एंड दे एसिमुलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी एज ए हिंदू कास्ट। ठीक है, हिंदूज की तरह ये एसिमुलेट हो गए। सेकंड, यहाँ पे ये हुआ कि पहली बात तो ये सारे कॉन्करर्स के तौर पे आए थे, तो दे वर मेजरली एसिमुलेटेड इनटू द क्षत्रिय क्लैन। सेकंड, हुनास, क्योंकि हुनास बहुत ज़्यादा आए तो हुनास भी इवेंचुअली इंडियन कास्ट सिस्टम में एसिमुलेट हो गए एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्षत्रिय। हुनास लगाते हैं ना कुछ राजपूत आज भी, एंड हुनास आर वन ऑफ द 33 क्लैंस ऑफ द राजपूत, और आज तक बहुत सारे लोग हुना कास्ट लगाते हैं। सेकंड रीज़न भी समझ आया, क्योंकि हुनास उस टाइम पे आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर ऑफ लोग थे जो आए, उन्होंने इन्वेट किया एंड दे एसिमुलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी एज क्षत्रिय और राजपूत। ठीक है, और आज भी हुना कास्ट हमारे देश में प्रेवलेंट है। क्लियर है? दूसरा नंबर क्या हुआ कि ट्राइबल पीपल ऑल्सो एसिमुलेटेड इनटू द ब्राह्मणिकल ऑर्डर। हमने देखा था ट्राइबल लोगों को भी उन्होंने कॉन्कर किया, मिलिट्री गवर्नशिप लाई थी जैसे सातवाहनास वगैरह ने। तो इवेंचुअली अगर ट्राइबल लोग एग्रीकल्चर करने लगेंगे तो इवेंचुअली वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, तो ट्राइबल लोग भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर से जुड़ने लगे। क्लियर? कोई डाउट? लिख लें यहाँ तक या पीडीएफ भेज दूँ मैम को? लिख लोगे खुद पीडीएफ से? क्योंकि इसमें मैंने सारा लिख दिया है। कल ना ऐसे क्या होता है, कभी इधर उधर से मैं लिखवा देती, इसमें सारा है, लिख लोगे डायरेक्ट तुम। ठीक है, मैं भेज दूँगी। कितना खुश हो गया है वो, पर आज ही लिखना है वरना भूल जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कोई आइडिया क्या क्या चेंज हुआ अभी तक? जितना किया उससे क्या समझ आ रहा है? वो वापस आ गया। ठीक है, और ठीक,
जो अभी तक जितना भी हमने किया ना कॉन्करर्स वाला, सबसे पहले तो इसमें यही आ जाएगा, कॉन्करर्स जो थे वो भी क्षत्रिय बन गए। सेकंड, ट्राइबल लोग भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर से जुड़ गए, ठीक है। और बहुत सारे कास्ट की क्या बन गई, कास्ट फर्दर प्रोलिफरेटेड इनटू सब कास्ट, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे ब्राह्मण्स हैं वो आगे डिवाइडेड है, पांडेज, शर्मास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हर कास्ट के आज के टाइम पे बहुत सारे सब कास्ट हैं। सेकेंड, ब्राह्मण्स बिकेम सुप्रीम एज विटनेस बाय द लैंड ग्रांट्स गिवन टू देम। और ये इसलिए हुआ क्योंकि किंग ब्राह्मण को क्या दे रहा था, गिफ्ट, और बदले में ब्राह्मण उनको गॉड के एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक से जोड़ रहा था। यहाँ तक समझ आया। इसमें वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा दैट ट्राइबल पीपल ऑल्सो एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। पर ये फ़र्क है कि ट्राइबल लोगों को लो ओरिजिन का माना जाता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वुमेन एंड शूद्रास। पहले शूद्रास और वुमेन कलेक्टिवली देखेंगे, फिर इंडिविजुअली देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन और शूद्रा की एक एस्पेक्ट में पोजीशन इम्प्रूव हुई कि अब वो यहाँ पे बने पुरानास इस एज में, तो अब वो पुरानास भी पढ़ सकते हैं और वो एपिक्स, क्योंकि महाभारत और रामायण की फाइनल कंपाइलेशन भी इसी एज के दौरान हुई थी, तो वो ये दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। पहले उनको वेदास वगैरह पढ़ना अलाउड नहीं था, बट नाउ दे वर एंटाइटल्ड टू रीड एंड स्टडी पुरानास एंड एपिक्स। और ये दोनों एक नई गॉड की पूजा करेंगे, दैट इज, पहले भी हमने देखा था ना शूद्रा के अपने गॉड थे, तो इधर यहाँ पे वो कृष्णा की पूजा करेंगे। पर यहाँ पे जो एक डेवलपमेंट या डिग्रेडेशन हुई सोसाइटी की, वो ये हुई दैट अनटचेबल्स अपीयर्ड, अनटचेबिलिटी बढ़ गई, अनटचेबल, नंबर ऑफ अनटचेबल्स इंक्रीज। पुशान नाम है उस गॉड का, शूद्रा के, ठीक है। तो अनटचेबल्स अपीयर्ड इन दिस सोसाइटी, इन द गुप्ता society, and the major category of the untouchables were chandalas। जैसे हम दलित बोलते हैं ना, at that time it was chandalas। अब chandalas सबसे ज़्यादा बड़े अराउंड 5th century BCE, क्योंकि हमने जो पीरियड पढ़ा, हमने पढ़ा बड़ा वाला पीरियड जो इनलार्जिंग पीरियड था गुप्ता एम्पायर का, उसके बाद भी काफ़ी साल वो चलते रहे। तो बाय 5th century BCE उनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जैसे ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन इनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी डिसेबिलिटी भी तो बढ़ती जाएगी ना, और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा इनके साथ भेदभाव होगा। तो चाइनीज़ विजिटर फा हेन जब इंडिया आता है, वो बड़ा शौक हो जाता है एक चीज़ देख के कि कुछ लोग हैं जो पहली बात वो सिटी से या टाउन से बाहर रह रहे हैं, वो सिटी के बीच में नहीं रहते, और वो काम कौन सा, इनका ऑक्यूपेशन कौन सा होता है, मीट एंड फिश, ठीक है। जैसे मीट वगैरह बेचते हैं ना, इनका काम था ये। सेकेंडली उसने बोला कि जब भी ये टाउन में एंटर होते हैं, अभी मैं आई वो नहीं है अभी इसमें, जब भी ये टाउन में एंटर होते हैं तो घोषणा हो जाती है, और उसके बाद जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो इनसे दूर रहते हैं, और वो उस रोड पे भी नहीं चलते, क्योंकि उनको लगता है कि ये आए हैं तो रोड क्या होगी, ये पॉल्यूट होगी। अगर आप कभी पुरानी मूवीज़ देखोगे, ये तो अब शुरुआत में तो इतना ही था ना, तो जो शूद्रास या दलित थे वो अनाउंसमेंट करते हुए आए होंगे कि जो भी वो अपने आप को बोलते थे आ रहा है आ रहा है, और वो पीछे पानी फेंकते हुए आते थे कि रोड उनके कदमों पे भी अपर कास्ट नहीं चलती थी, इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी। क्लियर? कोई डाउट? वो थूक नहीं फेंक सकते, वो स्पिट नहीं कर सकते थे रोड पे, क्योंकि उससे भी रोड पॉपुलेट, तो वो बास्केट बोले एक बाल्टी बकेट से रखते थे, उसमें करते थे, तो इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी उनके साथ होती थी। क्लियर? उसके बाद है हमारी पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन एपिक्स पढ़ सकती है, पुरानास पढ़ सकती है, मतलब ये सारी स्टडी वुमेन कर सकती है। और ये सारी स्टडीज़ जो है ना, पुरानास में भी तो कास्ट सिस्टम ही है, वो आपको बताते हैं कैसे किस कास्ट ने बिहेव करना है, किस कैटेगरी ने कैसे बिहेव करना है, ठीक है।
पर उनके पास कोई भी लाइवलीहुड सोर्स नहीं था। हाउएवर द शूद्रा वुमेन वो वर्किंग, लोगों के घरों में या एग्रीकल्चरल लैंड पे, मतलब जिनको ज़रूरत थी उनको तो काम करना पड़ रहा था, बट दीज वुमेन ऑफ अपर क्लास वर डिप्राइव्ड ऑफ एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑन देयर ओन। वो कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी। पर कुछ अपर क्लास वुमेन थी जिनके नाम पे लैंड है और उसकी एक इंस्क्रिप्शन मिली है, प्रभावती गुप्ता, तुम्हारे 12th क्लास की बुक में है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो इसकी बातें। तो उनके पास कोई लाइवलीहुड नहीं था, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया स्त्रीधन। क्या होता है स्त्रीधन? जो भी उसके ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, कपड़े, जो भी गिफ्ट उसको उसकी शादी के टाइम पे मिलते हैं, फ्रॉम बोथ दी साइड्स, फ्रॉम हर फैमिली साइड एंड द ग्रूम्स फैमिली साइड, वो उसके स्त्रीधन में आता है। और इन्होंने बोला कि ये जो स्त्रीधन है ये उस लेडी की प्रॉपर्टी है, ये उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, मॉर्टगेज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड की बुक्स में स्त्रीधन का मेंशन किया गया है कि भाई ये लड़की की, अभी भी जैसे कोई डाइवोर्स होता है तो हर किसी का जितना भी स्त्रीधन था या डाउरी थी वो वापस लेके जा सकती है, क्योंकि उस पर सिर्फ लड़की का हक है, लड़की की फैमिली का नहीं है। तो स्त्रीधन वाला कॉन्सेप्ट गुप्ता एज में शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद भानु गुप्ता एक रूलर था, उसकी एक ईरान में इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसमें पहली बार हमें सती, ईरान इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड इंग्रेव्ड बाय भानु गुप्ता ने हमें पहली बार सती और चाइल्ड मैरिज का एविडेंस दिया है। पहली बार सती जो शुरू हुई थी वो गुप्ता एज में शुरू हुई थी, पहली बार जो चाइल्ड मैरिज शुरू होना हुई थी वो भी गुप्ता एज में शुरू हुई थी। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो पैट्रियार्की ने वुमेन की जो पोजीशन थी वो डिग्रेड कर दी। एक औरत को जिंदा जला देना उसके डेड हस्बैंड के साथ, इट इज़ वेरी रॉन्ग। और मेजरली क्या होता था कि छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे पैसों के लिए बड़े बड़े लड़कों से, तो वो तो जल्दी मर जाते थे, 70-80 साल के भी होते थे, तो एक छोटी सी बच्ची को भी जिंदा जला दिया जाता था उसके पति के साथ। बहुत बार ये हुआ है, बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस किया गया है। द मोस्ट क्रूअल थिंग यू कैन डू टू अ लिविंग पर्सन, किसी को जिंदा जलने की दर्द सबसे ज़्यादा होती है, पता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, एक बंदा था कात्यायना, ठीक है। इस बंदे ने बोला, इसने एक लॉ बुक लिखी है, जब हम लिटरेचर पे आएंगे ना तो मैं आपको वो भी करवाऊंगी। एक लॉ गिवर था ये, एक लॉ बुक लिखी और इसने अपनी लॉ बुक में लिखा है कि वुमेन अपने स्त्री धन को सेल कर सकती है, मॉर्टगेज कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। और बहुत बार ऐसा पाया गया है इसकी बुक से कि बहुत बार वुमेन को लैंड ग्रांट्स भी दिए हैं, बट दे मेजरली बिलोंग टू द अपर क्लास। तो कहीं ना कहीं एक डॉटर जो थी, पर एक डॉटर कभी भी अपनी बाप की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती है ड्यू टू दी पैट्रियार्कल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। लैंड ग्रांट्स हो सकते हैं किसी क्वीन के, पर वो अपने बाप की, अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वुमेन की पोजीशन वही याद रखना है, सती हो गया, चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई, स्त्री धन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हर्मिट लाइफ हमने पढ़े थे, आश्रमास। कौन कौन से आश्रम होते हैं लाइफ के? लाइफ की 4 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी? ब्रह्मचार्य पे पहले पहुंच जाओ तुम। ब्रह्मचार्य,
गृहस्थ, मुझे ही बुला दिया यार तुम लोगों ने। सन्यासी, बच्चा चाह रहे हैं, तुम चुप कर जाओ, मैंने तुम्हें बड़ी जोर से मारना है। पीछे से क्यों देख रहे हो? और हाँ, मोक्ष। बहुत बार मोक्ष की जगह संन्यासा भी लिखा होता है, ठीक है। These are the 4 stages of life. ब्रह्मचार्य when you are a student, mostly it lies around 20-21 तक, ठीक है, क्योंकि पहले तो शादी जल्दी होती थी। गृहस्थ when you have a family life. गृहस्थ जीवन की जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म कर देते हो, जैसे यू हैव मैरिड योर डॉटर और योर सन्स एंड यू हैव फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव टू लीव योर फैमिली लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग एज अ हर्मिट, दैट इज वानप्रस्थ। एंड मोक्ष इज व्हेन यू अटेन एनलाइटमेंट। मर के ही होता है हमारे जैसे पापियों के साथ, तो ठीक है। दीज आर दी 4 आश्रमास ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे एक नई एडवांसमेंट आई फॉरेस्ट लाइफ में। यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग थे, 4 कैटेगरी के फॉरेस्ट हर्मिट्स थे। हर्मिट्स कौन होते हैं? जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं सन्यासी के तौर पे। सबसे पहला ओडम्बरा। ओडम्बरा, ठीक है। ये वो लोग थे जो अपनी वाइफ को अपने साथ फॉरेस्ट लाइफ में लेके जाते थे, बट सेलिबेसी फॉलो करते थे, यानी कि किसी भी तरीके का फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते थे। क्लियर? और ओडम्बरा क्या होता है? सेकंड इज वेसांची। वेसांची वो लोग थे जो अपनी वाइफ को साथ में नहीं लेके जाते थे, उनके साथ नहीं जाते थे। नेक्स्ट भी है बालाखिल्या। बालाखिल्या ये वो लोग थे जो वर्ल्डली अटैचमेंट पूरी तरीके से छोड़ के आते थे। उनको किसी भी तरीके की कोई भी वर्ल्डली अटैचमेंट नहीं थी। लास्ट वर हर्मिट्स, जो एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट लाइफ जीते थे इन जंगल्स। क्लियर? समझ आया? 4 तरीके के आपको हर्मिट लाइफ यहाँ पे मिलेगी। बाला, वेसांची, ठीक है। ये मिटा दूँ? कोई भी नहीं, ये मेरी तो वाइफ है ही ना, मैं तो लड़की हूँ, ठीक है ना। हाँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं ब्रह्मचार्य में ही हुई। नहीं, तुम गलत बोल सकते हो, हम गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चेंज आया, दैट बुद्धिज़्म रिसीव्ड नो रॉयल पैटर्नेज। पहले जैसे रॉयल पैटर्नेज या फॉलोअर होते थे ना, रॉयल फॉलोअर्स, बुद्धिज़्म को ये मिलना कम हो गया, और दैट इज़ वाई ब्राह्मणिज्म केम टू दी फोरफ्रंट। ब्राह्मणिज्म ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पे 2 मेजर गॉड्स थे, विष्णु और दूसरे शिवा। विष्णु एंड शिवा। विष्णु कौन थे? द गॉड ऑफ डिवोशन, जिन्होंने ये संसार बचा के या प्रिजर्व करके रखा है। और क्योंकि विष्णु पुराण, भगवद गीता ये सब कंपोज हुई है उस दौरान, और इन सब में वर्ना सिस्टम के प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किए, तो विष्णु को सेवियर ऑफ वर्ना सिस्टम भी बोला गया कि भाई आप ही हो जो इस वर्ण सिस्टम को बचा के रख सकते हो। तो इनके ऑनर में, विष्णु जी के ऑनर में कौन कौन सी बुक्स कंपोज हुई? कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारा पुराना विष्णु पुराण, और
भगवद गीता, चलो उस विष्णु स्मृति, एक लॉ बुक थी जिसका नाम विष्णु जी के ऊपर रखा गया था, दैट वाज विष्णु स्मृति। और बाय 4th सेंचुरी एडी तक सबसे फेमस जो बुक है रिलेटेड टू द विष्णु जी और द वैष्णवा कल्ट, उनकी ये कल्ट था ना, द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु वर नोन एज वैष्णव्स। वैष्णवा कल्ट का जो सबसे फेमस बुक है दैट इज भगवद गीता। भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, करेक्ट। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा की तरफ भक्ति, उनके संदेश, उनकी जो वैल्यूज़ थी, जो वो बताना चाहते थे, वो सारी दी गई है। महाभारत में हुआ था ना, महाभारत तो तुमने देखी नहीं, चलो छोड़ो, तुमने देखी है? देखी है? किसको सुनाते हैं कृष्ण जी भगवद गीता? तो वॉर शुरू होने से पहले कृष्ण जी अर्जुन को भगवद गीता के सारे असार भी सुनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थे वर्शिपर ऑफ शिवा। बहुत बार SIVA भी लिखा होता है बुक्स में, ठीक है, बुक्स में SIVA ही लिखा है टेक्स्ट बुक्स में, अगर आप देखोगे ना। ही इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहते हैं ना उनकी तीसरी आंख खुली तो संसार तबाह हो जाएगा, तो इनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। बट हाउएवर ही केम टू द फोरफ्रंट और ही बिकेम इम्पॉर्टेंट इन द लेटर फेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। शुरुआत में कौन इम्पॉर्टेंट थे? विष्णु। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि इन द अर्ली फेज ऑफ गुप्ता एम्पायर आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट गॉड, तो आप किसको आइडेंटिफाई करोगे? एंड इन लेटर स्टेज विष्णु तो थे ही थे, शिवा भी इम्पॉर्टेंट हो गए थे। उनकी आइडल वर्शिप करना लोगों ने शुरू कर दी इन टेम्पल्स। जब हम आर्किटेक्चर करेंगे तो हम देखेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर इस दौरान शुरू हो गया था। क्लियर? तो अगर पूजा हो रही है हिंदुइज्म की, तो और क्या सेलिब्रेट क्या होंगे? तो फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सोइंग, हार्वेस्टिंग भी शुरू होना, सेलिब्रेट होना शुरू हो गए, ठीक है। However, the Guptas followed the policy of, और वो आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? हाँ, एक वो हो गया, और उन्होंने किसी भी तरीके की परसिक्यूशन नहीं की, जैसे कि किसने की थी? ठीक, मैं ही हूँ। यस, पुष्यमित्र सुंगा ने आफ्टर द एंड ऑफ, यस, ठीक है। तो किसी भी तरीके की परसिक्यूशन की एग्जाम्पल नहीं मिली है। इसका मतलब उनकी जो पॉलिसी थी वो टॉलरेंट पॉलिसी थी। कोई डाउट सोशल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजन में? कुछ कुछ जगहों पे सब हेडिंग्स नहीं है, क्रिएट कर लोगे ना। जो डाउट आएगा ना लिखने में मुझसे कल पूछ लेना, गलत मत लिखना बस, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत की है अभी तक, कुछ गलत लिख लोगे कोई फ़ायदा नहीं है। जो नहीं लिखा जाएगा उसको मार्क कर लेना, मैं करवा दूँगी। ठीक, तुम जो मुंह बना रहे हो ना, मैंने तुम्हें मारना है। नेक्स्ट हमारा है माइनिंग एंड मेटलर्जी, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे इन माइनिंग एंड मेटलर्जी। इन माइनिंग एंड मेटलर्जी वाज वन ऑफ द प्रॉस्पेरस इंडस्ट्रीज अंडर द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से माइनिंग होगी? बिहार, साउथर्न बिहार से आयरन मिलता है, और राजस्थान कॉपर। तो आयरन and copper were the major metals mined and excavated during that time. Iron from southern Bihar and copper from Rajasthan. Apart copper and iron, many other metals such as, कौन कौन से होंगे बताओ? गोल्ड, लेड, टिन, ब्रॉन्ज, जितने भी मेटल्स हमने अभी तक किए ना वो सारे आप इसमें डाल, और भी है माइका, मैग्नीज, ये सारे इस टाइम पे माइन होना शुरू हो चुके थे, बिकॉज दे हैड दैट एरिया विच इज़ रिच इन रिसोर्सेज। आज के टाइम पे भी जो हमारे मेजर
रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज और आयरन, ये सारे सेंट्रल इंडिया या साउथर्न बिहार इसी पोर्शन से मिलते हैं और वो सारा पोर्शन गुप्ता एम्पायर के पास था. सो देयर माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी अदर मेजर इंडस्ट्रीज. अदर मेजर इंडस्ट्रीज में इनकी जो सबसे फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज a very important part of the Gupta empire with the important centers being वाराणसी, मथुरा, दशापुरा and Kamarupa. These were the 4 important sectors of textile industry under the Gupta empire. और ये वही एरियाज है. चलो बाकी तो अब नाम चेंज हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करते. अगर हम अभी भी वाराणसी की बात करें तो अभी भी वाराणसी का क्या फेमस है? साड़ियाँ वगैरह फेमस है ना, सिल्क एंड ऑल. ठीक है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसके साथ साथ कौन कौन से मटेरियल बन रहे थे? सिल्क, कॉटन, लाइनन और है हमारा वूल और मसलिन. आज के टाइम पे बड़े चले हैं ना मसलिन के सूट, ये सब. तो ये सारी टेक्सटाइल्स उस टाइम पे बन रही थी. क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट है तुम्हारा इरिगेशन. इरिगेशन तो एक स्मृति है, नारद स्मृति. नारद स्मृति एक स्मृति, और उस टाइम पे इस स्मृति में 2 तरीके की इरिगेशन मेंशन है. 2 टाइप्स ऑफ इरिगेशन आर मेंशन्ड इन दिस स्मृति. द फर्स्ट बीइंग डाइक्स. इस तरीके से ना अभी भी बनते हैं, बैरियर्स बना देते हैं जिसकी वजह से फील्ड में पानी फ्लड्स नहीं आते. ठीक है. ऑनलाइन देखना, फोटो आपको दिखेगी. डाइक्स को बोलते थे भरदिया इन दैट टाइम. दिस टाइप ऑफ वाटर, दिस टाइप प्रोटेक्टेड द फील्ड फ्रॉम फ्लड्स. सेकेंड इज खारा, KHARA. इस इरिगेशन में वो क्या करते थे? दिस वॉज द facility which provided irrigation facilities to the field. Simple. भरदिया एंड खारा. भरदिया बचाता था और खारा वाटर देता था. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ड्रेन्स बनाना शुरू कर दिए ताकि वाटर इनंडेशन, वाटर इकट्ठा ना हो जाए एक जगह, इसलिए उन्होंने ड्रेन्स बनाना शुरू कर दिए. और उनके टाइम पे ड्रेन को बोलते थे जलानीर घमा. ड्रेन्स पर नोन है जलानीर घमा, एंड दीज वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट वाटर inundation, and it is mentioned in Amar Kosha written by Amar Simha, one of the Navratna in the court of Chandragupta II. ठीक है. उसमें ये मेंशन किया गया है दैट टू अमर सिम्हा. ठीक है. क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? नेक्स्ट बहुत सारी केनाल्स भी बनाई जा रही थी. केनाल्स क्यों बनाते हैं हम? कि रिवर का वाटर डाइवर्ट करके लाए टू फिलफिल दी डोमेस्टिक और दी एग्रीकल्चरल पर्पजेस. ठीक है. तो सबसे फेमस लेक कौन थी इस टाइम की? सुदर्शना लेक. बस इतना ही है इरिगेशन में. कोई डाउट? कॉइनेज. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स बने हैं गुप्तास के टाइम पे, और इनके गोल्ड कॉइन्स को बोला जाता था दिनारास. द गोल्ड कॉइन्स issued during the Gupta age
were known as dinaras as mentioned in their inscription. However, वो इतना ज़्यादा करेंसी में यूज़ नहीं किया जाता था. सिल्वर कॉइन्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ उन्होंने किया है, ठीक है. और बहुत बार जो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, कोरीज. सुना है? कोरी बोलते ना, कोड़ियों के भाव बिक गया. तो फाहिन ने बताया है कि यहाँ पे एक करेंसी थी जिसको वो बोलते थे कोड़ी, ठीक है. पहले क्या होता था, अठन्नी, अन्ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना. क्या बोला? फिर से बोलना. मुझे कैसे पता होगा? मैं इतनी मोटी हूँ? मैं तुम्हें इतनी मोटी लगती हूँ? इधर आओ. हाँ, इधर आओ. ये बोलना ज़रूरी होता है ना. बुरे लोग बच्चे हैं आजकल के. आई स्वेयर. मेरे टाइम पे नहीं होता था. जब से हमने होश संभाले, हमने तो 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 200 का नहीं, 500 का नोट, 1000 का नोट देखा है, ठीक है. 10 और 20 के भी देखे. ठीक है. तो गोल्ड कॉइन्स वर सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस्ड बट नॉट as significantly used as currency. Silver coins and cowries were used as a medium of exchange as mentioned by Fahin in his records. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की आएंगे, दैट इज लिटरेचर. गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड बोला ही इसलिए जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, क्राफ्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में. तो लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है. बहुत ज़्यादा लिटरेचर, रिलीजियस, एक होता है रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है, वो तो कंपोज हुआ ही हुआ है. इसमें सेक्युलर लिटरेचर भी कंपोज है. सेक्युलर लिटरेचर कौन सा लिटरेचर होगा? जो कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं होगा. पोएम्स हो गई, प्लेस हो गए, बायोग्राफीज हो गई एंड स्टोरीज, कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं हो जिसमें, ठीक है. तो सबसे फेमस राइटर कौन था इस टाइम का? कालिदास. तो इस टाइम पे 13 प्लेस, पहले तो एक 13 प्लेस है जो एक बंदे ने लिखे हैं, भाषा. पहले हमें वो मिले हैं 13 प्लेस रिटन बाय भाषा. And the Gupta period is majorly famous for the works of Kalidas, who is also known as Indian Shakespeare. ठीक है. कालिदास का जो सबसे फेमस वर्क है वो है अभिजनाना शकुंतलम. The most famous play written by the famous writer Kalidas, and this play Abhijanana Shakuntalam is recognized as one of the best 100 literary works in India. इंडिया के जो 100 बेस्ट लिटरेरी वर्क्स है उसमें से एक ये है. क्या है अभिजनाना शकुंतलम? किसी को पता है? कोई आइडिया? It is a love story between Dushyant, who was the king of Hastinapur, and Shakuntala, who was a commoner. He was the daughter of a sage, यानी कि सन्यासी की बेटी थी वो, और अप्सरा मेनका की बेटी. उनके बीच में लव स्टोरी बताई गई है. और नॉर्मली आप जितने भी प्लेस देखोगे ना गुप्ता पीरियड में, उनकी स्टोरी लाइन ही यही है. इट इज़ अ लव स्टोरी और अ स्टोरी बिटवीन one person belonging to a higher caste and the other person belonging to a lower caste. क्योंकि उस टाइम पे यही सब तो चल रहा था ना, करेक्ट? ठीक है. It was, and Abhijanana Shakuntalam is one of the 100 literary best works, and secondly it is one of the first or the earliest Indian book that was translated into Indo-European language, into European लैंग्वेज. जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए ना, उन्होंने हमारी बहुत सारी एंशंट बुक्स जो थी वो कन्वर्ट की थी अपनी लैंग्वेजेस में. तो अभिजनाना शकुंतलम वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक.
क्लियर हुआ यहाँ से? और सबसे पहली कौन सी है? भगवद गीता was the first book to be translated to the European language and Abhijanana Shakuntalam forms the second one. Clear? कोई डाउट यहाँ तक? सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन लिटरेचर विच टुक प्लेस, कालिदास के ना बहुत सारे वर्क हैं, आपको सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आपने पढ़ने होंगे ना, पर कुछ कुछ है जो हमें याद रखने हैं तो मैं वही करवा रही हूँ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी दैट रामायणा एंड महाभारता वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस एज और प्रॉबेबली इन 4th century AD। और इस स्टोरी में हर दोनों स्टोरीज में क्या है? मॉरल स्ट्रेंथ है। तो रामायणा से क्या सीखते हैं हम? क्योंकि आपकी बुक में कहानी भी बताई हुई है, एंशिएंट टेक्स्ट बुक पढ़ोगे गलती से तो उसमें पूरी कहानी बताई है रामायण की, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में और बताई है। रामायण से क्या मॉरल स्ट्रेंथ सीखोगे? पहला तो एक बेटे को हमेशा अपने फादर की माननी है, करेक्ट। एक छोटे भाई को हमेशा अपने एल्डर ब्रदर की माननी है, और एक वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड की तरफ क्या होनी चाहिए? लॉयल। पहला ये आ गया। सेकंड, रावण वॉज द सिंबल ऑफ evil and Ram was the symbol of righteousness, and always who wins? righteousness। हमारे केस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो रामायण से हमें ये दो मॉरल वैल्यूज मिलती हैं। एक तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर एल्डर्स एंड योर रिलेशनशिप्स, एंड सेकेंडली द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil, ठीक है। सेकेंड इज महाभारत। महाभारत इज द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फैमिलीज, है तो एक ही क्लैन के थे, टू डिफरेंट कजन्स, टू ग्रुप्स ऑफ कजन, दैट इज कौरव्स एंड पांडव्स। और इससे हमें पता चलता है दैट किंगशिप नोज नो किनशिप। किनशिप क्या होता है? किन क्या होता है? रिश्तेदार, ठीक है। तो किंगशिप यानी कि राजा बनने की चाह या डिज़ायर किसी भी तरीके की रिश्तेदारी नहीं जानते, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ राइट ओवर रॉन्ग, क्योंकि जो पर्पस था महाभारत उन्होंने थ्रोन के लिए की, कि उसके लिए भी क्यों उनका हक बनता है। सेकंड पर्पस जो द्रौपदी के साथ हुआ, ठीक है। तो इट ऑल्सो शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil, एंड भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ रामायण महाभारत, ठीक है। एंड भगवत गीता में ये बताया गया है कि एक वर्ण अगर है, उसकी जितनी भी ड्यूटीज़ है वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी अंडर एनी सर्कमस्टांस विदाउट एनी डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड। अर्जुन जो था वो बड़ा कंफ्यूज था मानने से पहले ना, महाभारत में पार्टिसिपेट कि मेरे भाई हैं मैं कैसे करूं, तो इसीलिए तो कृष्ण जी ने उनको भगवत गीता सुनाई थी कि भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्षत्रिय, अगर तूने कुछ वचन दिया या तेरी वाइफ के साथ गलत हुआ, ये तेरा हक है थ्रोन पे तुम्हारे भाई का, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस हक के लिए लड़ो। क्लियर? महाभारत और रामायण। सेकंड, इस टाइम पे प्रोडक्शन शुरू हो गई, इमर्जेंस हुई पुराणास की। जैसे वेदास होते हैं वैसे पुराणास होते हैं। यहाँ पे पुराणास में आपको हिंदू गॉड्स के बारे में, उनको किस तरीके से वर्शिप करना है उसके बारे में, फास्ट कैसे रखना है, कौन कौन सी पिलग्रिमेज फॉलो करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, वो सब आपको इन पुराणास में मिलेगा। तो पुराणास आर द सोर्स ऑफ हिंदू वर्शिप एंड हिंदू वर्शिप प्रैक्टिसेस, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण और वायु पुराण और भगवत पुराण है क्या? मत्स्य पुराण। The most 3 important पुराण आर विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एंड वायु पुराण, ठीक है। और भी है शिवा पुराण भी है फॉर द शिवा डिवोटीज, ठीक है। दीज आर दी पुराण बिलोंगिंग टू दी वैष्णव कल्ट, और शिवा पुराण आर दी फॉर दी कौन सा कल्ट है? शैविज्म, ठीक है। उसके बाद 3-4 और पुराण हैं। वराह पुराण,
Then we have Vamana Puran and नरसिम्हा पुराण. ये कौन सी पुराने होंगी? Yes, these are the Purans devoted to the incarnations of Vishnu. These are the name of Vishnu's avatars before the avatar of Ram. नरसिम्हा तो पता ही होगा, वो जिनका शेर वाला मुंह है ना, और बाकी भी उन्हीं के अवतार है. तो उनकी कहानियों के लिए भी, क्योंकि हर अवतार में उन्होंने किसी इविल फोर्स को हराया है और एक नया सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया है. ठीक है, जैसे अभी भी बोलते हैं ना, कलयुग आएगा तो काल की आएगा, कहते हैं ना लोग. तो वो क्या है? टू एंड दिस करप्ट सोशल ऑर्डर एंड टू बिगिन दी राइट सोशल ऑर्डर. तो उस तरीके से इन्होंने भी ये किया है. करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट लिटरेचर में? लिटरेचर इज़ ऑल, थोड़ा सा तो क्रैम करना ही पड़ेगा, पर ईजी है, इतना मुश्किल नहीं. अगर डिवाइड करके करोगे ना, एक एक करके, आराम से लर्न हो जाएगा. उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं जो उस टाइम पे कालिदास ने लिखी थी. रघुवंशम एंड कुमार संभावन. Two of the most well-known poems of कालिदासा, mainly related to राम जी. रघुवंशम से ही नाम से पता चलता है कि जब वो वापस आके उन्होंने अपना थ्रोन संभाला था. रघुवंशम एंड कुमारा संभावन. ठीक है, क्या हुआ? ऐसे क्यों? तुम्हें कोई ऐसा टीचर मिले ना अगली बार, हमारी बोलती ही बंद हो, बस डर के बैठो तुम काम को, वहाँ तो लग ही रहा है. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर था इस टाइम का, विशाख दत्त. विशाख दत्त, जिसने कौन सा प्ले लिखा था? हाँ, और वो पता है कैसे पूछेगा? वो यहाँ राइटर्स के नाम दे देगा, यहाँ प्ले के नाम दे देगा, ऐसे ही पूछेगा वो, और यही ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा तो याद हो जाता है. ऐसे तुम्हें मैंने अभी भी बता दिया विशाल, तुम कोड लगा के, पर जब वो मैच दी फॉलोइंग में आते हैं ना, कंफ्यूजन होती है वहाँ. एक को याद रखना इम्पोर्टेंट, एक याद आना उस टाइम पे इजी है, पर सारे एक साथ याद आना इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. आई बात समझ बेटा? विशाख दत्त ने लिखी मित्राक्षसा. ठीक है, मित्राक्षसा, अ वेरी फेमस प्ले एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर. ठीक है, ये लाइन मैंने मेडिटेशन लिखी है, तो जब तुम लिखोगे तो वहाँ लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, अब हमने प्लेस किए कितने? अब इन प्लेस में 2 चीज़ें कॉमन है, लिख लो पहले. पहली चीज़ कि मेजरली प्ले जो थे वो थे कॉमेडीज़, नॉट हमारी वाली कॉमेडी, नॉर्मल कॉमेडीज़ जिनमें कोई भी ट्रेजेडी नहीं होती थी या कोई भी ट्रैजिक एंडिंग नहीं होती थी. सारे प्लेस क्या होते हैं? पॉजिटिव नोट पे एंड होते हैं. सेकंड, इसमें जितना भी संस्कृत ड्रामा आप पढ़ोगे ना, जितना भी संस्कृत, ये सारे लैंग्वेजेस संस्कृत वगैरह ही है, ज़्यादा प्राकृत में नहीं, इसलिए तो संस्कृत लिटरेचर बड़ा है. ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी ना, दिस इज रिटन इन संस्कृत. ठीक है, तो सेकंड, इसमें ये एक कॉमन फीचर है कि करेक्टर जो होते हैं हाई कास्ट के होते हैं, जैसे हमने अभिजनाना शकुंतलम किया. इस मुद्राक्षसा में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है. जो मेल करेक्टर था, ही वॉज द किंग, मतलब एक करेक्टर कौन होगा? किंग, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? संस्कृत. और जो सेकंड करेक्टर है जो लोअर कास्ट का है, कोई सर्वेंट, कोई वुमेन, शूद्रा, इवन क्वीन जो बताई गई है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगी? प्राकृत. एक इस प्ले में डिफरेंस, हर प्ले में आपको ये करेक्टर या ये फीचर मिलेगा. क्लियर हुआ? ये वाला, ये समझ आया जो भी बताया? उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक का नाम है नीतिसारा, written by Kamandaka. It is a book
विच डील्स विद द स्टेट मैनेजमेंट एंड द स्टेट पॉलिसीज़, या किंग की जो ड्यूटी है उसके सब्जेक्ट्स यानी कि उसके सिटीजन्स की तरफ, वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी है। नीति सारा बाय कमांडका। क्लियर? नेक्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ कामा सूत्र। किसने लिखी थी? वत्सायना ने। इट इज़ अ बुक डीलिंग विद इरोटिक्स, लव एंड लव मेकिंग एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स। ठीक है, तो वात्सायना ने एक और बुक लिखी थी, न्याय भाष्य। ठीक है, इट इज़ अ बुक विच डील्स विद द लॉ फिलोसफी। तो ये दो बुक्स वात्सायना ने इस टाइम पे कंपाइल और कंपोज की थी। ठीक है, ये आता है कामा सूत्र के बारे में आ जाएगा आपको, बड़ी बार आता है। ठीक है, तो बहुत बार लिखा होता है कि सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, फिर कभी लिखा होगा लव एंड लव मेकिंग, कहीं पे लिखा होगा इरोटिक्स, दीज आर ऑल दी सेम। ठीक है, उसके बाद संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्तास। ठीक है, अब हम आएंगे स्मृतिस पे। मिटा दूं? सब लिखा है मैंने नोट्स में। ठीक है, बहुत सारी स्मृतिस बनाई गई थी, सोशल लॉ। स्मृतिस आर बेसिकली सोशल लॉज, जैसे आज के टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट है या अनंत कारज एक्ट है। ठीक है, वो क्या होते हैं? सोशल लॉज हैं कि मैरिज कैसे होनी है, रजिस्टर कैसे होनी है, डाइवोर्स कैसे होता है, किसने क्या काम करना है। उस टाइम पे भी सोशल लॉज बनाने के लिए 3 मेजर समिति लिखी गई थी। यज्ञ या वाल्क्या स्मृति, मनु एंड नारदा। These were the 3 major smitis composed during this period. नारदा, वज्ञ, वाल्क्या और मनुस्मृति। तो जो मेजर हमारा कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी जिन बुक्स पे बेस्ड है, वो भी इसी पीरियड में कंपोज हुई है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिग्रेडेशन हुई है। कोई डाउट यहाँ तक? क्या हो रहा है? सोच रही हो कैसे लर्न करना है? हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। पंचतंत्र सुना है? बचपन में पढ़ी भी होगी, सब पढ़ते हैं। तो पंचतंत्र भी इसी टाइम पे कंपोज या कंपाइल हुई थी। और किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा। ठीक है, रोट पंचतंत्र। तो कहीं ना कहीं संस्कृत, कहीं पे भी प्राकृत नहीं थी एक्सेप्ट द कैरेक्टर्स विच बिलोंग टू द लोअर क्लास इन दी प्लेस। कहीं पे भी प्राकृत का यूज़ नहीं किया गया है। मेजरली किस में, सारी जो लिटरेचर है किस में कंपोज्ड है? संस्कृत लिटरेचर में। सजाई हुई ऑर्नेट, एक होता है नॉर्मल स्टाइल, एक होता है ऑर्नेट। ऑर्नेट क्या होता है? जैसे जो हमने बनाई, हम ये ड्राइंग वगैरह करते हैं ना बुक्स के आसपास, वो होता है ऑर्नेट स्टाइल। ठीक है, तो ये सारा जितना भी लिटरेचर है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। प्लेस, पोट्री, एपिक्स, साइंस राइटिंग्स जितनी भी है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं दैट गुप्ता एरा इज़ द क्लासिकल एरा ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, बिकॉज द संस्कृत लिटरेचर बूम्ड। आज से पहले संस्कृत थी पर इतनी ज़्यादा बूम नहीं हुई थी। मेजर लैंग्वेज कौन सी होती थी? प्राकृत। बट नाउ एवरीथिंग वॉज रिटन इन संस्कृत बिकॉज संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। कोई डाउट लिटरेचर में? बहुत ईजी है, सोचोगे कि कैसे लर्न करना है फिर नहीं होगा, सिंपल। अभी तो इससे भी ज़्यादा बुक्स हैं, मैंने उतनी लिखवाई है जो 1-2 बार आ चुकी हैं, या जितनी वो पूछ सकता है। ठीक है, स्मृतिस लर्न करनी है, पुरानास लर्न करने हैं, प्लेस लर्न कर लिए साथ में। इस तरीके से डिवाइड करके लर्न करोगे तो हो जाएगा। कोई डाउट? हंस क्यों रहे हो लोग? हाँ, क्या बोला?
नेक्स्ट हमारा है साइंस एंड टेक नॉलेज। कॉलेज में क्या रखा है, ऐसे ही होता है, वो कुछ नहीं पढ़ाते, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिक्स की फील्ड में कौन आया? आर्यभट्ट इस टाइम पे आया और इसने बुक लिखी, उसका नाम था आर्यभट्टिया, ठीक है। ये वॉज अ बुक रिटन बाय आर्यभट्ट हु लिव्ड इन पाटलिपुत्र, ठीक है। क्या क्लियर हुआ? एक इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद से 448 AD की, हमें एक इंस्क्रिप्शन मिली है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डेसिमल सिस्टम भी शुरू हो गया था बाय 5th century इन इंडिया विच बिलोंग टू द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की फील्ड में डिस्कवरीज हुई और डेसिमल सिस्टम भी शुरू होने लगा। सेकेंड इज एस्ट्रोनॉमी की बुक, एस्ट्रोनॉमी की एक बुक लिखी गई रोमाका, भैया मार्कर खत्म हो गया, दोनों नहीं कर रहे, हाँ आप ही दे दो, आप एक भर दो, मैं जब तक इससे काम चलाती हूँ। एस्ट्रोनॉमी की एक बुक लिखी गई रोमाका सिद्धांता, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक आइडियाज, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे साइंस में, इसमें क्या डालेंगे हम पॉइंट, साइंस एंड टेक है ना, उसमें क्या आएगा? मेटलर्जी भी तो इसी में आएगा ना। मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और मास स्केल पे प्रोडक्शन हुई गोल्ड की, सिल्वर प्रोडक्ट्स की, कॉपर की, आयरन की, और बहुत सारे अलॉयज़ भी बनाए गए, ठीक है। एक जगह है, एक दो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन सी है? आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, करेक्ट, एंड सेकेंड इज अ कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा जो सुल्तानगंज में पाया गया है। द ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलर्जिकल वर्क ऑफ गुप्ता पीरियड। और ये पिलर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 15 सेंचुरीज पहले ये बना था और इस पे अभी तक कोई भी रस्ट नहीं लगी है। 15 सेंचुरीज, वरना आयरन को आप 2 दिन भी रखोगे ना उसको रस्ट लग जाती है। तो एक ऐसी चीज़ जो आयरन से बनी है और उसमें सालों साल कोई रस्ट नहीं लगी है, इट सिग्निफाइज द एक्सीलेंस वर्क डन बाय द क्राफ्टमैन ऑफ दैट एरा। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कॉपर एट सुल्तानगंज, दिस इज इन दिल्ली, ठीक है। मेहरौली इज इन दिल्ली। क्लियर हुआ? मेटलर्जी क्यों हम साइंस एंड टेक में कर रहे हैं? बिकॉज इट डेवलप्ड, और ऐसे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो अभी तक एक नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं ऑफ दैट पीरियड। क्लियर? चारका और सुश्रुता याद है? चारकास एंड सुश्रुतास आर द बुक्स विच डील विद द मेडिसिन, बोटानी, केमिस्ट्री। तो इस टाइम पे 2 बुक्स कंपोज हुई। चारक पहले करेंगे, चारक संहिता। चारक संहिता वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसमें बहुत सारे डिजीज़ेस, बहुत उनकी क्योर, उनकी प्रिवेंशन और उनके ट्रीटमेंट्स मेंशन है। क्लियर? सेकेंड है सुश्रुता संहिता, ठीक है। जैसे चारक संहिता में डिजीजेस और क्योर और ट्रीटमेंट मेंशन है ना, वैसे ही सुश्रुता में भी डिजीजेस मेंशन है। एनेस्थीसिया के बारे में मेंशन किया गया है,
वहाँ पे तब इंजेक्शन नहीं लगते होंगे, किसी तरीके से बंदों को बेहोश करके उनके ऑपरेशन किए जाते थे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेंशन किया है, कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में मेंशन किया है, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो आज के टाइम पे हो रही है उनके बारे में मेंशन किया है अपने अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली वो वैसे नहीं होगी, वो नहीं बोलते होंगे कैटरैक्ट सर्जरी, अपने अकॉर्डिंग वो इन चीज़ों को ठीक कर रहे थे यूजिंग सर्टन सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? कहाँ गया? तो ये दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इन द फील्ड ऑफ बोटैनी, केमिस्ट्री एंड साइंस। इसके बाद आएंगे हम एस्ट्रोनॉमी पे। मेरी राशि क्या है? आई एम एक्वेरियस, कुंभ। मेरा सिर, मुझे पता नहीं है, आई डोंट बिलीव इन हॉरोस्कोप्स मच। थैंक यू। मेरे पे तो नहीं गिरेगा, ये बड़ी बार गिर चुका है। माफ करिए खराब। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स कंपोज हुई थी? पहली है ज्योतिष वेदांगा। वेदांगा क्या होते हैं? अपेंडाइसिस बोलते हैं ना वेदांगा को। अपेंडाइसिस पता है क्या होता है? आ गया ना? बुक्स के एंड में एक्सटर्नल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन दी होती है ना एक्स्ट्रा, उनको हम अपेंडाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ज्योतिषा वेदांगा इज द अर्लीस्ट सोर्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड विच डील्स विद एस्ट्रोनॉमी। मून की पोजीशन कैसे कैलकुलेट होती है वो इस बुक में बताया गया है। आज के टाइम में भी होती है ना, ये पोजीशन है, आज पूर्णमासी है, आज ये है, फलाना ढमकाना। तो उस टाइम पे मून की पोजीशन हम 27 नक्षत्र पढ़ते हैं, सुना है? नक्षत्र बोलता होगा पंडित, आपके नक्षत्र खराब हैं, उनको खराब ही दिखते हैं क्योंकि ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो सारा इस बुक में बताया गया है। क्लियर? क्योंकि मून जो होता है वो पोजीशन बदलता है, जैसे हर 15 दिन बाद क्या आती है? पूर्णमासी नहीं, हाँ पता नहीं, अमावस्या, पता नहीं क्या क्या होता है ये वो। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन इस बुक में दी गई है। उसके बाद आर्यभट्टा ने सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सिस के बारे में बताया है कि सूर्य ग्रह क्यों, उस टाइम पे भी तो लगता ही होगा ना, ये अर्थ तो वैसे ही रोटेट कर रहा है। सोलर और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में बताया है। और आर्यभट्टा ने ये भी बोला जो सन है वो क्या है? स्टेशनरी, और अर्थ उसके आसपास घूमता है। ये डिस्कवरी भी आर्यभट्टा उस टाइम पे कर चुके थे। कोई न्यूटन नहीं था, कुछ नहीं था, पर आर्यभट्टा ने ये डिस्कवरी कर ली थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इज वराहा मिराहा। दो और बुक्स हैं, वराहा मिहिरा और बृहत संहिता। का लिखवाई थी ना? मिला? किसने लिखी है? These were also composed during this period, and in these books it was explained that the moon also revolves around the earth and the earth revolves around the sun. तो ये डिस्कवरीज इस टाइम पे हो चुकी थी। इसके साथ आपका ये ख़त्म होता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मैंने टेक्स्ट बुक से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं तुम्हें नितिन सिंघानिया से करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि वो हमें डिटेल में करना है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? लिख लोगे ना? ग्रंथ तुमने तो हाँ ही बोलनी है, मैंने शुक्र मनाया।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और फेडरल सिस्टम अलग भी हो सकता है, पावर डिवाइड कर देना, पर इंडिया जैसे क्वासी फेडरल है, इंडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली फेडरल, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। बट येस, फेडरलिज्म के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो होगा ही नहीं। करेक्ट। इंडिया को क्वासी फेडरल बोलते हैं, पता है, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रॉन्गर देन दी स्टेट्स, नो स्टेट कैन secede फ्रॉम द यूनियन, एंड यूनियन इज formed by the states, but no state has the right to secede from the union, यानी कि अलग होने का किसी के पास हक नहीं है ना। और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट स्टेट के सेंट्रल के पास हैं, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, वो सेंट्रल के पास है। बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया को क्वासी फेडरल बोला जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? आर्किटेक्चर शुरू करें? नो मैम, ठीक है, सीधा ही नो बोल दिया। प्लीज़ रिवाइज कर लो। नेक्स्ट टेस्ट कब देना है? तुम्हारा तो पता नहीं, मैं पता नहीं कहाँ पे होंगी था। दे दोगे? अच्छा आइडिया है वैसे, क्लास के बाद टेस्ट देना। कहाँ तक दिया? जैनिज्म तक ही दिया है तुमने टेस्ट? किसका देना है अब? टॉपिक बता दो। बुद्धिज्म तुमने नहीं देना तो तुम ना ही बोलो तो ठीक है।